हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे बुंदेला रियासत के बारे में। बुंदेला रियासत के बारे में हम चार चीज़ें बात करेंगे। क्या क्या उनका इतिहास और उदय कैसे हुआ। दूसरा, उस बुंदेला रियासत के संस्थापक कौन थे। क्षेत्र विस्तार और इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, बुंदेला रियासत के बारे में हम सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने आप को, अगर इन्हें एंशियंट हिस्ट्री से जोड़ा जाए तो ये अपने आप को लव, जैसे मनु से हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो मनु के बाद उसी वंश में आते हैं कौन, राम। जब राम आते हैं तो राम के पुत्र होते हैं लव और कुश। तो जो बुंदेला शासक थे वो अपने आप को किससे जोड़ते हैं, राम के बड़े पुत्र लव से जोड़ते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हैं और जिनका जो मानना है, जो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, वो क्या है कि जो काशी के नरेश, काशी के जो गहरवार राजपूत थे, वो जब बुंदेल क्षेत्र में आकर बस गए तो वो अपने आप को क्या बोलने लगे थे, बुंदेला कहलाने लगे थे। तो बुंदेलाओं का जो इतिहास है वो हम कब से, जो हमारे पास है वो कब से मानते हैं, 13वीं शताब्दी से बुंदेलाओं के इतिहास को हम मानते हैं। 13वीं शताब्दी में जो सोहनलाल बुंदेला ने क्या है, गढ़ कुंठार के खंगार राजा की हत्या कर दी। किसकी, गढ़ कुंठार के जो खंगार राजा थे उनकी हत्या कर दी। ठीक है, राजा का नाम क्या था, सोहनपाल बुंदेला ने। और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का प्रयत्न वो करते रहे। लेकिन क्या था, सोनपाल के जब पुत्र हुए, उन पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम है तुम्हारे रुद्र प्रताप सिंह। तो रुद्र प्रताप सिंह को वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है। किसका, ओरछा रियासत का। तो इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो बेतवा नदी से लेके जमुना नदी के तट और इधर तुम्हारा दतिया रीवा तक इनका क्षेत्र का विस्तार हुआ, बुंदेली रियासत का। तो 1531 ईस्वी तक सोनपाल के वंशज गढ़ कोठार के जो समीपस्थ क्षेत्रों में शासन करते रहे। अप्रैल 1531 में क्या होता है कि जो राजा रुद्र प्रताप हैं वो ओरछा नगर की स्थापना करते हैं। ओरछा नगर की स्थापना किसने की, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो उन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है। बुंदेलखंड में विभिन्न रियासतों के जो राजा हुए थे वो अपनी उत्पत्ति रुद्र प्रताप के 12 पुत्रों में मानते हैं। ठीक है, रुद्र प्रताप और उनके पुत्र भारती चंद ने यमुना नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। और शेरशाह ने बुंदेलखंड पर जब आक्रमण कर कलिंजर पर घेरा डाला था तो क्या करते हैं, बुंदेलाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। किसको, शेरशाह को। ठीक है, परंतु इसी दौरान क्या होता है, जब गोला फट जाता है तो शेरशाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह को जो पुत्र है इस्लाम शाह, कलंजर किले का उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी वह उस किले पर ना रह के दिल्ली उसको जाना पड़ता है। तो जो भारती चंद्र हैं वो क्या करते हैं, पुनः कलिंजर के किले को जीत लेते हैं। तो इस तरीके से ये किसकी सहायता करते हैं, चंदेलों की सहायता करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्षेत्र विस्तार पढ़ेंगे और प्रमुख शासक पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्षेत्र विस्तार, इसमें 12 रियासतें बनती हैं, जिसमें 10 रियासतें मध्य प्रदेश में रहती हैं। बाकी रियासतें कहाँ चली जाती हैं, बाकी रियासतें 2 यूपी में चली जाती हैं। कौन कौन सी, झांसी और बांदा। तो इस तरीके जो 12 रियासतें उन्हें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं, देखो, छतरपुर रियासत, पन्ना रियासत, ओरछा रियासत, चिरगांव रियासत, चंदेरी रियासत, बानपुर रियासत, सागड़ रियासत, गरौली रियासत, माधव, विजयगढ़, दतिया और अजयगढ़ रियासत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब इन 12 रियासतों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आते हैं ओरछा रियासत के प्रमुख शासकों की बात करें कि कौन कौन से शासक हैं, जिसमें बाद में जाके इन सब 12 रियासतों में ये क्षेत्र बट गया था। तो ओरछा रियासत में जब हम बात करें तो प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं, ओरछा रियासत में जो प्रमुख शासक हैं वो हैं, सबसे पहले नंबर पर आते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। इनके पुत्र रहते हैं कौन, भारती चंद्र। ठीक है, उसके बाद इनके भारती चंद्र के पुत्र रहते हैं मधुकर शाह। मधुकर शाह के बाद आते हैं राम शाह। राम शाह के पुत्र हैं वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के बाद आते हैं जुझार सिंह और चंपत राय। चंपत राय के पुत्र होते हैं कौन, छत्रसाल। चंपत राय के पुत्र कौन होते हैं, छत्रसाल, जिससे पन्ना रियासत का उदय होता है। तो एक एक करके एक एक शासक को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम रुद्र, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रुद्र प्रताप सिंह की। ठीक है, रुद्र, देखो ये जहाँ तक है एक नंबर में बन सकता है रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है,
रुद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या कहा जाता है कि इनने जो शासन किया था, या इन्हें मतलब बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। 1501 से लेकर इन्हें 1530 तक शासन किया। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? इन्हें समकालीन माना जाता है किसके? सिकंदर लोदी और तुम्हारे इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी के इन्हें समकालीन माना जाता है। उसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि जो ग्वालियर के तोमर शासक थे, कौन? ग्वालियर के तोमर, उनके साथ इनके कैसे थे? अच्छे मधुर संबंध थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, इनके जो बेतवा नदी का तट है वहाँ पे इन्होंने किले का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद ओरछा नगर की स्थापना करी। ओरछा नगर की स्थापना कौन करते हैं? तुम्हारे रुद्र प्रताप सिंह। तो रुद्र प्रताप सिंह के बारे में हो गया। ठीक है, अब रुद्र प्रताप के पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है भारतीय चंद्र। कौन? उनका नाम रहता है भारतीय चंद्र। भारतीय चंद्र का शासन रहता है 1531 से लेके ईस्वी से लेके 1554 ईस्वी तक। इनके समय की प्रमुख घटना ये होती है कि जो दिल्ली का शासक उस टाइम कौन रहता है? शेरशाह। तो ये शेरशाह के समकालीन रहते हैं। शेरशाह सूरी क्या होता है? बुंदेलखंड के जतारा स्थान पर दुर्ग बनवाकर उस पर क्या है, हिंदू राजाओं को दमित करने के निमित्त अपने पुत्र को, किसको? सलीम शाह को रखता है और इस्लाम शाह को। ठीक है, उस समय कलिंजर का किला के शासक कौन थे? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह पर शेरशाह क्या करता है? आक्रमण कर देता है और उस किले को जीत लेता, मतलब जीत नहीं पाता है, लेकिन वो युद्ध चल रहा होता है तो वो क्या है, आक्रमण करता है तो उसमें मारा जाता है। कौन? शेरशाह। शेरशाह जब मारा जाता है तो उसके पुत्र को कहाँ जाना पड़ता है? इस्लाम शाह को। कलिंजर के किले का उत्तराधिकारी था, लेकिन जब पिताई मर गए तो दिल्ली की गद्दी संभालनी पड़ी उसको। जब वो गद्दी संभालने जाता तो इस किले को छोड़ जाता और तुरंत भारती चंद क्या करते हैं? कीर्ति सिंह की सहायता करते हैं और कलिंजर के किले को पुनः जीत लेते हैं। तो भारती चंद के बारे में इतिहास में बस एक चीज़ यही याद रखने लायक है कि इन्होंने कलिंजर के किले को पुनः जीत लिया और कीर्ति सिंह को, मतलब बुंदेलाओं की वो क्या बोलते हैं तुम्हारे, चंदेलों की सहायता करी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे शासक जो हुए हैं वो कौन है? उसके बाद है तीसरे नंबर पे मधुकर शाह। अब देखो, ये जैसे जैसे शासन का समय काल बढ़ता जा रहा है ये अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। ठीक है, इधर तो दिल्ली की सल्तनत से सीधे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि मधुकर शाह के टाइम पे क्या चल रहा होता है कि जो मधुकर शाह के टाइम पे ये अपने आप को मुगलों से क्या कर लेते हैं? स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। मुगलों से स्वतंत्र घोषणा की बात करते हैं तो उस टाइम यहाँ शासक कौन रहता है? दिल्ली का अकबर। देखो, अकबर के बारे में तो आपको पता ही है, पूरे भारत पे एक अच्छे तरीके से उसने आधिपत्य जमा रखा था। तो अकबर को ये चीज़ क्या लगती है? बुरी लगती है सॉरी, अकबर को जब बुरी लगती है तो क्या करते हैं वो? सादिश खां, अकबर किसको? सादिश खां को भेजता है कि मधुकर शाह को आप हरा के आइए और उस क्षेत्र को जीत के आइए। लेकिन मधुकर शाह सच में इस युद्ध में क्या होता है? हार जाता है। हार जाता है तो ठीक है, मधुकर शाह जैसे ही हार जाता है तो उसका जो पुत्र बनता है कौन? राम शाह। राम शाह इतना मजबूत शासक नहीं रहता, ये कमजोर रहता है और ये संधि कर लेता है। किसके साथ संधि कर लेता है? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता ही है अकबर के टाइम पे उनके पुत्र विद्रोह सलीम खां जिसका नाम था, जो कि बाद में जहांगीर बनता है। तो जहांगीर क्या करता है? जहांगीर की सहायता कौन करता है उस टाइम? जहांगीर की सहायता करते हैं कौन? वीर सिंह देव। चूंकि राम शाह कमजोर शासक है, कैसा है? कमजोर है, तो इसको जहांगीर हटवा देता है और वीर सिंह देव को क्या करता है? शासक बना देता है। तो वीर सिंह देव क्या करते हैं? देखो, चूंकि ये कृपा पात्र हैं किसके, या दोस्त हैं किसके? जहांगीर के। तो सबसे पहली बात तो ये हत्या करवा देते हैं कौन की? किसकी? अबुल फजल की हत्या। ठीक है, वीर सिंह देव क्या करते हैं? अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। ठीक है, जो कि अकबर के नवरत्नों में एक था। ठीक है, उसके बाद वीर सिंह देव जहांगीर किला बनवाते हैं ओरछा में। ठीक है, जहांगीर का किला बनवाते हैं। ठीक है,
चंदेरी और बानपुर की जागीर इनको, चंदेरी और जो बानपुर की जागीर है वो जहांगीर इनको दे देता है। ठीक है, इस तरीके से जहांगीर जहांगीर के कृपा पात्र रहते हैं कौन, वीर सिंह देव। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन वीर सिंह देव का एक रोल ये था कि इन्होंने काफ़ी स्थापत्य का काम किया था। जैसे कि तुम्हें पता है जहांगीर महल बनवाया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, काफ़ी और आसपास के कई महल और बनवाए थे। ठीक है, तो हम स्थापत्य में वो पढ़ेंगे कि वीर सिंह देव ने क्या क्या बनवाया था। ठीक है, वीर सिंह देव के स्थापत्य के बारे में बात करिए, वो भी हम आगे चल के एक एक पॉइंटों में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जहांगीर के बाद फिर क्या होता है, फिर घटनाक्रम बदलता है। वीर सिंह देव के बाद आते हैं जुझार सिंह। अब देखो जुझार सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इनके समय में सबसे बड़ी बात ये थी कि जुझार सिंह वीर सिंह देव का ज्येष्ठ पुत्र था। ये अपने 11 भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए इसको मिल गई जागीर। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है जुझार सिंह, जो गौड़ नरेश है, क्या है जुझार सिंह। जुझार सिंह क्या करते हैं कि जो गौड़ राजा प्रेम शाह है, कौन, गौड़ नरेश, गौड़ राजा प्रेम शाह पर ये आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और चौरागढ़ जीते आते हैं। किसको, चौरागढ़ को जीत जाते हैं। लेकिन क्या करता है, शाहजहाँ जो होता है इन पे आक्रमण करा देता है, क्योंकि शाहजहाँ को ये पसंद नहीं आता। ठीक है, आक्रमण कर देता है तो ये ओरछा को खो देते हैं, ओरछा रियासत यहाँ पे खो देते हैं। जब इनके पुत्र चंपत राय शासन पे आते हैं, कौन, चंपत राय, तो चंपत राय की एक इच्छा रहती है कि हमारा जो शासन छिन गया था वो हमें तुरंत मिल जाए। तो ये क्या करते हैं, औरंगजेब की सहायता करते हैं। किसकी, औरंगजेब की सहायता करते हैं। किसके, दारा शिकोह के विरुद्ध, दारा शिकोह के विरुद्ध। ठीक है, जब दारा शिकोह के विरुद्ध ये सहायता करते हैं तो बुंदेलखंड में स्वाधीन कराने का प्रयास किया और औरंगजेब, फिर बाद में क्या होता है, औरंगजेब इन्हें सम्मानित करता है, क्योंकि देखो औरंगजेब की सहायता करी तो औरंगजेब भी इनको सम्मानित करता है। लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में चंपत राय की जब वीरता देख के वो प्रभावित होता है। ठीक है, और औरंगजेब उन्हें सम्मानित करता है। कुछ समय बाद ही वह सम्राट की नीतियों के, अब लेकिन क्या है, सम्राट की नीतियों के वो विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओरछा बाद में दिया नहीं जाता है। तो 1661 ईस्वी में ग्राम सहरा के पास चंपत राय क्या करते हैं, मुगल सेनाओं से घिर जाते हैं। कब, 1661 ईस्वी में जब जो मुगल सेना का विद्रोह कर रहे होते हैं तो घिर जाते हैं, तो ये पत्नी और खुद की आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस समय इसलिए ये क्या है, काल शून्य काल हो जाता है। कहाँ पे, ओरछा रियासत में कोई भी शासक नहीं बचता है। फिर आते हैं इनके पुत्र चंपत राय के पुत्र छत्रसाल। अब हम छत्रसाल को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि छत्रसाल हमारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पर्सनैलिटी है। तो छत्रसाल के बारे में पढ़ें उससे पहले हम, वो पन्ना रियासत शुरू हो जाती है तो हम एक बार काम करते हैं, जो बुंदेलाओं का स्थापत्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बुंदेलाओं के स्थापत्य में काफ़ी योगदान है। आज तुम ओरछा में जाओ तुम्हें कई किले मिलेंगे, कई मंदिर मिलेंगे, कई भवन सुंदर सुंदर मिलेंगे। अब तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल होने के प्रयास चल रहे हैं उसको। तो ये काफ़ी यहाँ का स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ये 5 नंबर या 11 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुंदेलाओं के स्थापत्य की बात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरछा के किला की। ठीक है, ओरछा किला, राम राजा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर या राजमहल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल, खुआन सिंह की हवेली और चतुर्भुज मंदिर, ऐसे कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं ओरछा के किले की बात करते हैं। नंबर 1, ओरछा का किला किसने बनवाया, 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। किसने, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो ओरछा नामक स्थान पर बना एक किला है, इसके अंदर भवन और मंदिर भी हैं। ठीक है, कई भवन है, कई मंदिर है। मतलब स्थापना कब हुई, किसने किया, देखो आप 3 चीज़ें याद रखो, अवधि कब है, ठीक है, निर्माण किसने कराया, और थर्ड चीज़ याद रखो, इसमें कुछ विशेषता है तो बता दीजिए। ठीक है, कहाँ पे है।
तो ओरछा में है। इस किले के अंदर कई भवन है और कई मंदिर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ओरछा के किले की बात कर ली। अब ओरछा के किले के बाद आते हैं हम किस में, राम राजा मंदिर। किसके बारे में बात करेंगे हम, दूसरे बात करेंगे राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर का निर्माण 1532, अवधि कितनी है, 1532 ईस्वी में इसका निर्माण होता है और इसका निर्माण कराते हैं भारतीय चंद्र। ठीक है, इसमें 9 चौकिया भवन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे 9 चौकिया भवन भी कहा जाता है। ठीक है, इससे बुंदेला स्थापत्य कला के वातायन और गुम्बद शैली का सम्मिलन है। इसमें कौन कौन सी शैली है, वातायन शैली और गुम्बद शैली। इसका जो निर्माण होता है तो उसमें वातायन शैली और गुम्बद शैली का हम उपयोग करते हैं। देखो राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप मेरी बातों को सुनते जाओ और पॉइंट आउट करते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे चतुर्भुज मंदिर की। राजा राम मंदिर के बाद तीसरा मंदिर जो प्रमुख है वो है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, ये निर्माण हुआ था इसका 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में किसके, बुंदेला राजा मधुकर शाह ने इसका निर्माण करवाया, मधुकर शाह ने। ठीक है, चतुर्भुज भगवान की स्थापना करवाई गई इसमें, चतुर्भुज भगवान की स्थापना। ठीक है, उसके अलावा इस भव्य महल के नीचे तहखाना बना है, उसमें कई क्या है, ऊपर कई छोटे छोटे खुले मंडप हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लक्ष्मी मंदिर पर। चौथे हम किस मंदिर की बात करेंगे, लक्ष्मी मंदिर की। लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर का निर्माण है 1618वीं ईस्वी में, किसके द्वारा करवाया जाता है, महाराजा वीर सिंह देव के द्वारा, वीर सिंह देव इसका निर्माण करवाते हैं। ओरछा में ही जो तुम्हारे राजा राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, वो कहाँ है, तुम्हारे राजा राम मंदिर के पीछे। यह बाहर से देखने में त्रिकोण लगता है, किंतु भीतर यह कैसा है, चौकोर है। देखो आप चाहो तो मैं इस मंदिर को आपको दिखवा भी सकते हैं साथ साथ, लेकिन टाइम लगेगा और मैं सोचता हूँ आप इन मंदिरों को गूगल करके एक बार खुद से ही देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी मंदिर के बाद हम बात करेंगे किसकी, राज मंदिर या राजा महल जी भी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा, चौथी हम किसके बारे में बात करेंगे, राज मंदिर। इसका निर्माण 1575 में ईस्वी में कौन करवाता है, राजा मधुकर शाह करवाते हैं। ठीक है, मधुकर शाह। ठीक है, ये चतुर्भुजी मंदिर के सामने है। इस महल के नीचे भी कई तहखाने हैं और छोटे छोटे खुले मंडप हैं। फिर उसके बाद हम बात करें पांचवी, जहांगीर महल। जहांगीर महल का निर्माण आपको पता ही है 1618 में कौन करवाता है, वीर सिंह देव, राजा वीर सिंह देव करवाते हैं, जो कि जहांगीर के मित्र रहते हैं। ठीक है, इन्होंने जहांगीर की कई समय पे सहायता भी की थी। ठीक है, ओरछा के सबसे सुंदर भवनों में इसको गिना जाता है। 8 कैसे हैं, 8 सुंदर गुंबद हैं, वर्गाकार भवन पे ये, वर्गाकार तल पे ये भवन स्थित है। ठीक है, इस भवन में तत्कालीन वास्तुकला की पूर्णता प्रदर्शित की गई है। ओरछा का सबसे सुंदर महल माना जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं जागीर महल के बाद आते हैं कौन सा, शीश महल। शीश महल, इसको निर्माण करवाया 1706 ईस्वी में कौन, महाराज उदोत सिंह ने। किसने, महाराज उदोत सिंह। ठीक है, उसके बाद आते हैं राय प्रवीण महल। कौन, राय प्रवीण महल।
राय प्रवीण महल का निर्माण होता है कब? 1618 ईस्वी में। कौन? मधुकर शाह के पुत्र जो इंद्रजीत इसका निर्माण करवाते हैं। महल के आगे क्या है? राय प्रवीण का चबूतरा है जिस पर संगीत सभा भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंतिम बचता है वो है खुमान सिंह की हवेली। क्या है? खुमान सिंह की हवेली। खुमान सिंह की हवेली। ये खुमान सिंह महाराज पारसी के सामंत थे जिन्होंने गोंडवाना आक्रमण में बुंदेली सेना का नेतृत्व किया था। उन्हीं की यह हवेली उनकी वीरता की गौरवमय इतिहास के बारे में बताती है। तो इस तरीके से हमने बुंदेला स्थापत्य को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पन्ना रियासत। देखो, पन्ना रियासत का जो प्रादुर्भाव होता है वो कौन? चंपत राय के पुत्र छत्रसाल से होता है। ठीक है, तो छत्रसाल से अब हम छत्रसाल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। छत्रसाल काफ़ी वीर पुरुष रहते हैं, आपको भी पता है। तो देखो, जो पन्ना रियासत है, जैसे मैं आपको बता चुका था, चंपत राय और उनकी पत्नी थी लाल कुंवरी कटार घोंप के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं ये। ठीक है, तो क्या होता है, जो चंपत राय के पुत्र रहते हैं छत्रसाल, अपने पिता की मृत्यु के समय 12 या 13 वर्ष के बालक थे। तो इनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला, मतलब प्रतिशोध था किसके प्रति? औरंगजेब के प्रति। ठीक है, तो उसी समय क्या करते हैं ये, इनके बड़े भाई रहते हैं अंगद राय जो आमेर के राजा जयसिंह की सेना में क्या होते हैं? सिपाही होते हैं। तो ये उनके यहाँ चले जाते हैं और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? 1665 ईस्वी में जब जयसिंह शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण की ओर बढ़ रहा होता है तब वह भी दक्षिण के अभियान में सेना के साथ लग जाते हैं। और छत्रसाल के मन में प्रतिशोध की भावना प्रबल थी, अतः उन्होंने मुगल सेना के खेमे से निकलकर शिवाजी से मिलते हैं। जब ये शिवाजी से मिलते हैं तो शिवाजी इनको क्या सलाह देते हैं कि आप स्वतंत्र होने की अपनी शक्ति खड़ी करो और स्वतंत्र होने की सलाह देते हैं। तो छत्रसाल बुंदेलखंड की ओर कूच करके, मतलब बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान करते हैं। और जो 50 साल तक इन्होंने अपने अंदर जो प्रतिशोध दबा रखा था, और बुंदेलखंड आते ही रास्ते में दतिया के नरेश से मिलते हैं शुभकर्ण। लेकिन शुभकर्ण क्या रहता है? उस टाइम मुगलों का मित्र रहता है और वो इनका साथ नहीं देता है। छत्रसाल 1661 में ईस्वी में बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र संग्राम स्थापित करते हैं और सबसे पहले मऊ, नौगांव के पास के क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं? वो कब्जा कर लेते हैं। और उसके साथ सहरा के धदेरों पर आक्रमण कर उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते हैं। और छत्रसाल मुगलों का आक्रमण कर वहाँ के गौड़ राजा को पराजित कर देते हैं। पन्ना के छत्रसाल को अपनी राजधानी बनाया, किंतु जो सैनिक मुख्यालय था उनका वो कहाँ रहता है? सैनिक मुख्यालय इनका रहता है मऊ में। ठीक है, 1677 से 78 के आसपास के क्षेत्र जो इन्होंने क्या कहा, सागर के आसपास क्षेत्रों में काफ़ी लूट मचाई। ठीक है, सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें इन्होंने काफ़ी लूट मचाते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं 1682 ईस्वी में छत्रसाल में परिस्थिति बस मुगल सेवा स्वीकार की तथा दक्षिण में खान ए जहाँ की सेना में 2 माह से अधिक समय तक रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब छत्रसाल को पढ़ते। ठीक है, पन्ना रियासत के बारे में। ठीक है, तो जो इतिहास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें प्रमुख शासक और इनका योगदान और संघर्ष के बारे में भी हम बात करें। क्या करते हैं, जब ये दक्षिण में खाने जागा की सेना में 2 माह से अधिक समय तक रहते हैं तो इस दौरान इनकी मनसब में 2 बार वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यद्यपि छत्रसाल जब दक्षिण में पुनः बुंदेलखंड लौट आए और मुगल क्षेत्रों पर हमले आरंभ कर दिए। छत्रसाल लगातार सक्रिय रहे और अपने खजाने में भारी संपदा इकट्ठी कर लेते हैं ये। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दे दी थी और 4 हज़ार का मनसब प्रदान किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने छत्रसाल के सामान्य संबंध रहे, मतलब जो बहादुर शाह शासक बनता है उसके साथ छत्रसाल के कैसे सामान्य संबंध रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है इनका। लेकिन क्या होता है, छत्रसाल के खिलाफ जो इलाहाबाद के पठान सूबेदार कौन, सरदार मोहम्मद खां बंगस 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर देता है और छत्रसाल अपनी स्थिति को जब नाजुक देखते हैं तो वो बाजीराव से सहायता मांगते हैं। इसलिए जो इतिहास है पन्ना रियासत का वो मैं एक बार आपको
वर्बली सुना रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक एक करके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छत्रसाल के बारे में 5 नंबर में, तो आप क्या पॉइंट नोट करके लिखोगे, वो चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, अब हम बात करेंगे छत्रसाल। छत्रसाल का देखो परिचय स्टार्ट करें तो मैंने आपको पूरी घटना सुनाई, ठीक है। अब हम बात करें इनके परिचय की। इन्हें पन्ना रियासत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, किसको? छत्रसाल को, ठीक है। बुंदेलखंड के शिवाजी एवं बुंदेल केसरी के नाम से भी इनको उपाधि दी जाती है। अब इनके जो परिचय तो मैं आपको बता ही चुका, अल्प आयु में इन्होंने असाधारण वीरता दिखाई, ठीक है। बीजापुर युद्ध में जब 1665 में जब बीजापुर युद्ध हुआ था तो देवगढ़ के घोड़ा राजा को इन्होंने पराजित कर दिया था। वह एक योग्य नायक और कैसे थे, कुशल शासक सिद्ध हुए। औरंगजेब से युद्ध एवं मुगलों को एक छत्र शासन छत्रसाल के समय पे क्या हो गया, समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो प्रमुख उपाधियाँ इन्होंने क्या, उपलब्धियाँ क्या थी? बुंदेल केसरी की अनेक उपलब्धियाँ रहीं, जैसे सैन्य उपलब्धियाँ, राजनीतिक उपलब्धियाँ, सामाजिक उपलब्धियाँ और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ठीक है। तो सैन्य उपलब्धियों की हम बात करें तो 1631 में औरंगजेब से युद्ध में छत्रसाल ने अपने रण कौशल से छापमार युद्ध कौशल जो दिखाया था 1631 में औरंगजेब के विरुद्ध, उसमें इन्होंने जो बुंदेलखंड में जो मुगलों का एक छत्र राज था उसको कहीं ना कहीं विघटित कर दिया, ठीक है। मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण जब होता है, कब? 1729 में, तो छत्रसाल ने बाजीराव की सेना की सहायता से बंगस को पराजित कर दिया था, कलिंजर पर आधिपत्य कर लिया, ठीक है। उसके अलावा छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो राजनीतिक उपलब्धियां थीं, एक विशाल सेना तैयार कर ली। इनके जो सेना थे उसमें 72 प्रमुख सरदार थे। कितने? 72 प्रमुख सरदार थे, ठीक है। उसके बाद पन्ना को इन्होंने राजधानी बनाया 1678 में, ठीक है। उसके बाद योगीनाथ 1744 में योगीनाथ प्राणनाथ से इन्होंने राज्य अभिषेक कराया। कहा जाता है सैन्य उपलब्धियों के बारे में कहा जाता है, इत यमुना उत नर्मदा। इधर तो क्या है, यमुना है, इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रहे न काऊ होश। दोहा कहा जाता है कि छत्रसाल से इधर तो जमुना तक उनका शासन है, उधर नर्मदा तक, इत चंबल, इधर चंबल तक, उधर टोस नदी तक, ठीक है। और छत्रसाल से लड़न की रही न कौए होश, मतलब छत्रसाल से लड़ने के किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। फिर उसके बाद सामाजिक उपलब्धियों के बारे में इनके कहा जाता है कि जो सामाजिक है, छत्रसाल के दरबार की उन्नति क्या है, स्वतंत्र संस्था स्थापित करी, ठीक है। इसके सही कल्याणकारी कार्य करवाए, जैसे सिंचाई के कार्य, महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद इनकी सांस्कृतिक साहित्य को संरक्षण दिया है। छत्रसाल साहित्य के प्रेमी थे और संरक्षक थे। इनमें कई कवि थे, जैसे कि कवि भूषण, भूषण का नाम सुना है आपने, ठीक है। भूषण तो इनकी मान्यता में कहा था कि मतलब भूषण ने छत्रसाल को शिवाजी के समकक्ष माना। तो उसके अलावा इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना करी, ठीक है, छत्रसाल दशक। इसके अलावा कौन? लाल कवि, उसके अलावा बच्ची हंसराज, ऐसे कई प्रमुख क्या थे, कवि थे। इनका इन्होंने संरक्षण और अपना संरक्षण में प्रदान किया था। उसके बाद स्थापत्य में योगदान, छतरपुर की स्थापना करी, ठीक है, दोवेला महल बनवाया। क्या? छतरपुर की स्थापना, दोवेला महल, और बुंदेलखंड की शीर्ष उन्नति इन्हीं के काल में हुई थी। जो बुंदेलखंड क्षेत्र की उन्नति है वो इन्हीं के समय में होती है। विरासत में योगदान, मध्य प्रदेश में छतरपुर शहर और उसके जिले का नाम छत्रसाल के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश की जो महाराज छत्रसाल संग्रहालय और दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम, मतलब इनकी कई विरासतों में योगदान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि छत्रसाल के
उत्तराधिकारियों की। देखो क्या होता है, जब बंगस खां क्या होता है 1728 में बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद खां बंगस। ठीक है, तो क्या होते हैं जी, छत्रसाल की स्थिति उस टाइम पे काफ़ी नाजुक हो जाती है, और नाजुक हो जाती है तो छत्रसाल किससे सहायता मांगते हैं? मराठाओं से सहायता मांगते हैं। तो बाजीराव आते हैं, किसकी सहायता करने आते हैं? छत्रसाल की। और जब बाजीराव सहायता करने आते तो इन्होंने अपना एक पत्र भेजा था तो उसमें इन्होंने लिख के भेजा था, जो गति भई गजेंद्र की। आपने एक कहानी सुनी होगी पुरानी, गज हाथी है, वो कीचड़ में फंस जाता, तो वो कह रहे हैं कि जो गति भई गज की सोई गति पहुंची आज, वही गति आज हमारी पहुंच गई है। बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव, मतलब बुंदेलों की बाजी जा रही है, अगर कोई रख सकता है तो वो कौन रख सकता है? तो बाजीराव। इस पत्र के बाद बाजीराव सहायता करने आते हैं, तो बाजीराव को ये अपना दत्तक पुत्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अपना दत्तक पुत्र मान लेते हैं। और जिनके 2 पुत्र रहते हैं, तीसरे पुत्र कौन? ये बाजीराव को मानते, तो अपनी रियासत को ये 3 भागों में बांट देते हैं। अब जो 3 भागों में इन्होंने रियासत को बांटा था, हम अब वही पढ़ेंगे, साम्राज्य विभाग। इनके 3 पुत्र रहते हैं, कौन? हृदय शाह, जगतराम और पेशवा बाजीराव। हृदय शाह को ये कौन सा क्षेत्र देते? पन्ना, मऊ, गड़ाकोटा, कलिंजर और सागर का क्षेत्र किसको मिलता है? हृदय शाह को मिलता है। जगतराम को जैतपुर, अजयगढ़, बांदा, चरखारी, बिजावर, सलीला, भूरागढ़। और पेशवा बाजीराव को जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कल्पी, जालौन, गड़ाकोटा, सागर और हृदयनगर क्षेत्र को किसको दे देते हैं? ये तीनों क्षेत्र दे देते हैं पेशवा बाजीराव को। इसके बाद क्या होता है, अब ये रियासत, पन्ना रियासत यहाँ पे 3 भागों में बट जाती, तो हम इनको अलग अलग, जैसे जैतपुर रियासत, ठीक है, 3 अलग अलग रियासतों में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आती है कौन? जैतपुर रियासत। ठीक है, इसका जो शासक रहता है वो कौन रहता है? जैतपुर रियासत का जगतराम। ठीक है, इसमें कई और शासक भी आते हैं, जैसे पहाड़ सिंह आते हैं, जो 1812 में क्या है? सुरक्षा संत कर लेते हैं और अपने आप को ये गजराज केसरी की उपाधि भी देते हैं। जैतपुर रियासत में जो 1813 में से लेकर 44 तक एक परिच्छद शासक बनता है, जो कैसे हैं? स्वाभिमानी रहते हैं, और ये अंग्रेजों के साथ इनके ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते। जब देखो स्वाभिमानी इंसान रहता है तो वो किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकता, तो ये अंग्रेजों के नीचे दब के काम नहीं करना चाहते। तो ये क्या कहते हैं? अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है, और देसी राजाओं से संपर्क साधते हैं कि और अपने अधिकारों की बात ये करते हैं। जब ये अधिकारों की बात करते हैं और सभी राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, तब ये एकत्रित करने का प्रयास करते हैं तो 1835 में क्या होता है कि बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन होता है, जो कौन कराते हैं? काशी के जो नरेश हैं उनका नाम क्या रहता है? ईश्वर नारायण सिंह। ईश्वर नारायण सिंह बुंदेलखंड और बघेलखंड को एक आमंत्रण पत्र भेजते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करते हैं और एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भूमिका तैयार करते हैं ये लोग। तो उसका जो परिच्छद है, देखो परिच्छद को हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि उस जो बुढ़वा मंगल मेला लगता है उसका जो संगठन की जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो किसको सौंपी जाती है? राजा परिच्छद को सौंपी जाती है। अब जो 1835 में जो रूपरेखा बनी वो 1836 में चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चरखारी के राजा रतन सिंह के यहाँ। उद्देश्य वही संगठन बनाकर अंग्रेजों का प्रथम अखिल भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित करना। और इस जो पूरे संगठन है या बुढ़वा मंगल मेला है उसका नेता किसको बनाया जाता है? जैतपुर के राजा परिच्छद को। ठीक है, तो जैतपुर रियासत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनका योगदान बुढ़वा मंगल मेले में है, जिसकी रूपरेखा आगे जाके क्या है? बुंदेला विद्रोह के रूप में प्रदर्शित होती है। अब हमने इस चीज़ को जैतपुर रियासत जब पढ़ी तो हमें इसमें परिच्छद याद रखने हैं, क्योंकि परिच्छद कहाँ पे? परिच्छद कहीं ना कहीं हमें बुंदेला विद्रोह में दिखेंगे, और जिसकी रूपरेखा कहाँ पे बन रही थी? जिसकी रूपरेखा बन रही थी बुढ़वा मंगल मेले से। अब
इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बुढ़वा मंगल मेला और तुम्हारा बुंदेला विद्रोह की। ठीक है, तो बुढ़वा मंगल मेला मैं आपको बता ही चुका। रूपरेखा किसने बनाई, काशी नरेश ईश्वर प्रसाद के आमंत्रण पर बनती है, और वो क्या कहते हैं कि हम बुंदेल और बघेलखंड में जो भी हैं उनको ये आमंत्रण पत्र भेजते हैं। कारण क्या रहता है, वही अंग्रेजों का अत्याचार। अंग्रेज आ चुके थे, धीरे धीरे हड़प रहे थे, विद्रोह की भावना पनपा रहे थे आपस के शासकों में। ठीक है, उसके बाद तो इसमें कौन कौन से शासक सम्मिलित होते हैं, चरखारी के नरेश रतन सिंह के यहाँ ये सारा प्रोग्राम चल रहा होता है। जैतपुर के राजा परीक्षित को इसका नेतृत्व प्रदान किया जाता है। उद्देश्य यही था कि एक अखिल भारतीय ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि अंग्रेजों के का क्या प्रतिरोध कर सके। तो बुढ़वा मंगल मेला अगर आपसे पूछ लेता है तो आप 4 पॉइंट इन्हें याद रख सकना। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसका, जो कि हम मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है बुंदेला विद्रोह। अब बुंदेला विद्रोह की क्या है, देखो पहले कारण। ठीक है, कारण क्या था, संगठन कौन कौन बना, उद्देश्य क्या था, परिणाम क्या हुआ, महत्व क्या है और इसको योजना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे योजना। देखो सबसे पहले कारण क्या था, कारण में हम मानते हैं अंग्रेजों की हड़प नीति, कर वसूली की नीतियां और संधियां। अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक एक शासक के साथ संधि कर रहे थे और उसके यहाँ अपना एजेंट बिठा देते, उसके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करने लगे। जब पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करने लगे तो ये लोग, किसी को अपने आत्मसम्मान पर ठोस लगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये ऐसे कई कारण थे, जैसे हड़प नीति, कर वसूली नीति, संधियां। तो इस तरीके से फिर उसका उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों से मुक्ति पाना। ठीक है, अंग्रेजों से मुक्ति पाना। अब इसमें जो संगठन है, हम बात करेंगे संगठन की। इसमें संगठन में कौन रहते हैं, 3 शासक रहते हैं। कौन, एक तो तुम्हारे जैतपुर के शासक कौन है, परीक्षित। जैतपुर के शासक कौन है, परीक्षित। ये बन नहीं रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको ऊपर, परीक्षित जो कि जैतपुर के शासक हैं। ठीक है, उसके अलावा मधुकर शाह जो नारहट के शासक हैं, मधुकर शाह। ठीक है, उसके अलावा तीसरे शासक जो रहते हैं हृदय शाह जो कि हीरापुर के शाह। इस तरीके से ये तीनों लोग आपस में संगठन बनाते हैं और क्या करते हैं, एक अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व बनाते हैं। अब इस पूरी घटना को मैं आपको एक बार में सुनाऊं तो क्या होता है कि जो पूरी बुढ़वा मंगल से योजना चली रही थी। ठीक है, तो मधुकर शाह द्वारा सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह किया जाता है कब, 8 अप्रैल 1842 को। जब ये पूरी प्लानिंग बन जाती है तो मधुकर शाह द्वारा सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। फिर क्या होता है, पनीगढ़ और बेलगांव के युद्ध में जैतपुर के राजा अंग्रेजों को परास्त कर देते हैं। कौन से में, पनीगढ़ के और बेलगांव के युद्ध में जैतपुर के राजा अंग्रेजों को परास्त कर देते हैं। अंग्रेज परीक्षित से सहायक संधि के लिए विवश करते हैं। ठीक है, जब अंग्रेज विवश करते हैं किसको, परीक्षित को, उस टाइम लेफ्टिनेंट कौन रहता है, सागर का फ्रेजर। परीक्षित मधुकर शाह और हृदय शाह पर इनाम घोषित कर देता है। तीनों शासकों के प्रति वो क्या कर देता है, एक इनाम घोषित कर देता है। अंग्रेजों की हमेशा से एक नीति रही है, जब वो जीत नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, किसी को लोभ देते हैं, किसी को लालच देते हैं, किसी को धन का लालच देते हैं, किसी को सत्ता का लालच देते हैं। तो जो इनमें जो छोटी छोटी रियासतों में आपस में जो विद्रोह चल रहे थे, आपस में जो इनमें एक दूसरे कूटनीति चल रही थी, उनका अंग्रेजों ने लिया फायदा। तो अंग्रेज क्या करते हैं, विद्रोह फूट डालो और शासन करो की नीति से विद्रोह को दबाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते, बदुआ के महासंग्राम में परीक्षित हार जाता है। ठीक है, 1844 में लड़ाई सरकार किसको पकड़वा देती है, परीक्षित को। ठीक, लड़ाई सरकार किसको पकड़वा देती है, परीक्षित को। ठीक, तो जो सागड़ के राजा हैं बखतबली, सागड़ के राजा बखतबली किसको पकड़वा देते हैं, हृदय शाह को, क्योंकि गड़ा कोटा अंग्रेज नहीं देते।
ये क्या है, इनको ये था कि अंग्रेजों ने इनसे बोल दिया था कि आपको हम गड़ा कोटा दिलवा देंगे, किससे, हृदय शाह से। लेकिन जब बाद में जीत जाते हैं, बखत वली हृदय शाह को पकड़वा देता है, तो यह बाद में गड़ा कोटा नहीं लौटाते। तो ये ही बखत वली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और जो कि झांसी की रानी का सहायता करता है। ठीक है। उसके अलावा जो तवलीना के सेनापति बोधन दउआ फिर बाद में इसी गड़ा कोटा को जीत लेता है, लेकिन हीरोज इसको हरा देता है। उसी प्रकार बानपुर के राजा जो मर्दन सिंह हैं, इसको क्या है, इस क्षेत्र को जो चंदेरी क्षेत्र है वो सिंधिया जीत लेता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, वही लालच यहाँ भी देते हैं, बोले हम तुम्हें दिलवा देंगे ये क्षेत्र। तो मधुकर शाह को ये पकड़वा देते हैं, कौन, मर्दन सिंह। ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्षेत्र वापस नहीं लौटाते हैं, और 1857 की क्रांति में ये ही मर्दन सिंह फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं, और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जी प्रीलिम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा चुका है कि बोधन दउआ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, या 1857 की क्रांति में बोधन दउआ कहाँ से युद्ध लड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है MPPSC। तो आपको ये यहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार जो जैतपुर के राजा हैं वो दीवान को अपनी तरफ मिला लेते हैं। ठीक है। तो ये चरखारी के जो राजा रतन सिंह को अंग्रेज अपने साथ क्या कर लेते हैं, और बगौरा का महायुद्ध होता है जिसमें राजा परिचित हार जाता है। अब अंतिम में युद्ध करते और सबसे संघर्ष करते एक ही बचता है, वो कौन, राजा परिचित। लेकिन भैया कोई इन्हें संरक्षण नहीं देता। देख रहे, अपने ही देश में कोई इनको संरक्षण नहीं देता, अंग्रेजों से इतना भय, लेकिन वही है, अपनों को कौन देता। फिर क्या होता है, ये टीकमगढ़ के महल में छुपने के लिए जाते हैं। जब टीकमगढ़ के महल में ये छुपने के लिए जाते हैं, तो जो लड़ाई सरकार है वो इन्हें पकड़वा देती है, और इस तरीके से पूरे 1842 का जो बुंदेला विद्रोह था वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। परिणाम क्या निकलते हैं, परिणाम स्लीमन प्रस्ताव आता है, बिलगांव और पनवोड़ी के युद्ध होते हैं। ठीक है। सागर नर्मदा कमिश्नर फ्रेजर इन पे इनाम लगाता है, फूट डालो शासन करो की नीति चल। महत्व तो यही कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्षमता विकसित हुई, जो कि 1857 की क्रांति में हमें दिखी। प्रजा में राष्ट्रवाद की भावना आती है, और 1857 में सशस्त्र विद्रोह होता है। तो इस तरीके से आप योजना, परिणाम, महत्व अगर 11 नंबर में पूछा जाता है तो आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते। तो ये हो गया तुम्हारा बुंदेला विद्रोह। अब हम बात करेंगे किसकी, अजयगढ़ रियासत। अब हमारे जो मेन है छोटी छोटी रियासतें हैं उनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अजयगढ़ रियासत के बारे में जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 में बोदा अजयगढ़ अपने भतीजे गुमान सिंह को दिया। इस रियासत के महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, भगत सिंह हुए। ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1792 में विलियम बेंटिक से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है। क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला एक लक्ष्मण दउआ हैं जो कि यहाँ के डाकू थे। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजों को लूटा था। ठीक है। अजयगढ़ रियासत में किसने, बोधन दउआ ने। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक एक नंबर की छोटी छोटी रियासतें हैं। अजयगढ़ के बाद हम बात करेंगे चंदेरी बानपुर रियासत। चंदेरी बानपुर रियासत जहांगीर ने 1609 में ये क्या करते हैं, 1609 में ललितपुर क्षेत्र की जो बाढ़ जागीर है वो ओरछा के शासक किसको, रामशाह को वंशज भरत को चंदेरी की सनद प्रदान कर देते हैं। ठीक है। किसको, भरत सिंह को। 1617 में क्या होता है, भरत सिंह ने चंदेरी को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद दुर्जन सिंह यहाँ के राजा बनते हैं, जिन्होंने इंदौर के होलकर ने सागर के जो गोविंद राय ने इनका बहुत बड़ा भाग छीन लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये छीन लेते हैं तो 1802 में मोर प्रहलाद चंदेरी के राजा बने, और 1810 में सिंधिया के सेनापति जीन बेस्टिन द्वारा चंदेरी पर आक्रमण कर दिया जाता है।
आक्रमण के पश्चात जो चंदेरी का ज़्यादातर भाग छिन जाता है और कुछ समय बाद ये कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं और यह क्षेत्र राजधानी कानपुर को बनाई जाती है इस क्षेत्र की। तो चंदेरी बानपुर रियासत, ठीक है, एक तरीके से पूरा आपका फ्रेम हो गया। क्या होते हैं, भरत सिंह शासक बनते हैं, 1842 में मर्दन सिंह बनते हैं। चंदेरी प्राप्त करने हेतु मधुकर शाह को पकड़वा देता है कौन, यही मर्दन सिंह। 1857 की क्रांति में स्टुअर्ट इससे अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को साथ ही साथ फ्रेम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कौन, चंदेरी के बाद आएगी तुम्हारी शाहगढ़ रियासत। शाहगढ़ रियासत के बारे में क्या है, 15वीं शताब्दी में यह गांव गौड़ शासकों के अधीन था। किसके, गौड़ शासकों के अधीन था शाहगढ़ की रियासत। लेकिन गौड़ शासकों के बाद यह छत्रसाल बुंदेला के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो छत्रसाल अपने पुत्र हृदय शाह को, ठीक है, यह क्षेत्र दे देता है। छत्रसाल ने इसे अपने पुत्र हृदय शाह के नाम वसीयत कर दिया था, ठीक है। और जब हृदय शाह की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी शाह ने बाजीराव की सहायता करके इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मर्दन सिंह, जिसे रघुजी भोंसले मार देते हैं, ठीक है, किसको, फिर अर्जन सिंह जो सिंधिया से सहायता मांगता है, ठीक है, क्या, अर्जन सिंह। इस तरीके से ये रियासत बकत वली के टाइम पे बकत वली शाहगढ़ के शासक बनते हैं, ठीक है। इन्हें लालच कौन देता है, गढ़ाकोटा, मतलब अंग्रेज इनको लालच देते हैं क्या, कि सिंधियों से जो गढ़ाकोटा क्षेत्र है वो हम वापस करा देंगे। तो ये हृदय शाह को पकड़वा देता है और सलीमन को दे देता है, ठीक है। 1857 में क्या होता है, बोधन दउआ गढ़ाकोटा को जीत लेता है, लेकिन 1858 में हीरोज पराजित कर देता है किसको, बोधन दउआ को, ठीक है। तो इस तरीके से शाहगढ़ रियासत में हमें 4-5 पॉइंट मिलते हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है छतरपुर की रियासत। कौन सी रियासत आती है, तुम्हारी छतरपुर की रियासत। छतरपुर रियासत की स्थापना होती है 1785 में, कौन, सोनू जी पवार के द्वारा। सोनू जी पवार के द्वारा जब स्थापना होती है तो फिर प्रताप सिंह नौगांव अंग्रेजों को दे देता है। छतरपुर रियासत में बस एक चीज़ याद रखनी है, वो है चरण पादुका नरसंहार, ठीक है। यहाँ पे फिशर क्या करता है, गोलियां चला देता है, जिससे कई मासूम लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, ठीक है। तो छतरपुर रियासत के बारे में अब देखो, वो हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, उसमें हम एक एक ये जितने भी विद्रोह हुए, जैसे कि तुम्हारा चरण पादुका विद्रोह वगैरह, ये हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम रियासतों के बारे में 2-3, अगर आपसे छतरपुर रियासत पूछ लिया तो आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट रहने चाहिए। शाहगढ़, छतरपुर। उसके बाद आते हैं दतिया रियासत। दतिया रियासत के बारे में राजा परीक्षित, ठीक है। दतिया रियासत राजा परीक्षित को मिलती है कब, 1801 से लेकर 1839 तक यहाँ शासन करते हैं। लेकिन राजा परीक्षित सबसे ज़्यादा किससे परेशान हो जाते हैं, मराठाओं के आक्रमण से। तो वो क्या कर लेते हैं, जान वैली की संधि कर लेते हैं, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। समस्या वही मराठा पिंडरिया, ठीक है। तो 18 साल में अंग्रेजों से जब ये सुरक्षा संधि करते हैं तो 1818 विलियम बेंटिंग पिंडरियों की दमन करने में इनकी सहायता लेता है। तो उसी के बाद 1835 में सलीमन ठगों की मदद करता है, ठीक है। और इस तरीके से पूरा ये मराठा यहाँ पे जो पिंडरियों का दमन हो जाता है। तो फिर दतिया रियासत, लेकिन एंड में परीक्षित भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, तो आपको जो पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये दतिया रियासत के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करें, अगली रियासत है दतिया रियासत के बाद हमारी छतरपुर हो गई, दतिया हो गई। अब विजय राघवगढ़, ठीक है, जो कि आज तुम्हारे विजय राघवगढ़
चलो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ रियासत। विजय राघवगढ़ रियासत के बारे में क्या कहा जाता है? यह राज्य वर्तमान में कटनी तहसील में आता है। 1826 में जब मैयर राज का विभाजन होता है, कब? 1826 में मैयर राज जब बट जाता है तो मैयर राज दो भागों में बंटता है, एक तो मैयर, दूसरा विजय। ठीक है, मैयर का राजा कौन होता है? विष्णु सिंह, एवं विजय राघवगढ़ का राजा होता है कौन? प्रयाग सिंह। और जी 1826 में आके क्या कर लेते हैं? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विजय राघवगढ़। उसके अलावा हम बात करते हैं चिरगांव रियासत। चिरगांव रियासत, चलो चिरगांव भी नहीं है तो चिरगांव रियासत। एक दो पॉइंट हैं, आप बस नोट डाउन करते, ऐसा इनमें कोई खास नहीं है कि जो याद रखा जाए। चिरगांव रियासत। शासक कौन? 1817 में यहाँ भगत सिंह चिरगांव रियासत पर आसीन होता है। बस इतना ही एक पॉइंट याद रखने लायक है, रख लो। घटना क्या थी कि एक घटना ये याद रखो कि 1841 में कैप्टन बर्नर ने चिरगांव किले पर गोलीबारी की। इसमें किला टूट गया और भगत सिंह का पुत्र मारा जाता है। परिणाम ये हुआ कि बुंदेला विद्रोह में भगत सिंह परीक्षित एवं मधुकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों को करारी चुनौती देते हैं। ठीक है, जो कि बुंदेला विद्रोह में आपने सुना ही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मौदो गोसाई रियासत। इसके संस्थापक कौन थे? अनूप गिरी थे। बुंदेलखंड में हिम्मत बहादुर गोसाई के नाम से जाना जाता है। यह राज्य बाकरी रियासत के उत्तर पूर्व में, देखो कोई नहीं। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम रियासत, गरौली रियासत। ठीक है, गरौली और चरखारी। गरौली में भी ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र प्रताप के वंशज गोपाल सिंह जो कि डाकू हो गए थे गरौली रियासत में, बस उनका इतिहास है, तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये बस दो पॉइंट बोलता जा रहा हूँ। अब है थोड़ा रख लो किसको? चरखारी रियासत को। चरखारी रियासत, देखो चरखारी रियासत को हम इसलिए याद रखते हैं कि इन्होंने थोड़ा आज़ादी के समय इनका योगदान था। तो अब बात करें जैसे कि चरखारी रियासत, कोई बात नहीं, ये भी अपन को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चरखारी रियासत, देखो चरखारी रियासत है, इसको जो जगत राम है, कौन? जगत राम, जो मंगलगढ़ का इन्हें किला मिलता है। ठीक है, उसके बाद विजय बहादुर बनते हैं। तो ये क्या करते हैं? अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा संधि कर लेते हैं। कौन? विजय बहादुर, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं ये। उसके बाद 1829 में रतन सिंह बनता है, जो कि बुढ़वा मंगल मेले में शामिल होता है। रतन सिंह, इनके यहीं बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, देखो अब कोई नहीं, चरखारी में बस इतना याद रखना। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट। अब हम बात करेंगे कि बुंदेलखंड की रियासत और 1857 की क्रांति। देखो बुंदेलखंड रियासत और 1857 की क्रांति ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, नेतृत्वकर्ता कौन था और इसके परिणाम क्या क्या हुए, हम उन सब चीज़ों के बारे में एक बार बात कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी बुंदेलखंड रियासत यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसकी पृष्ठभूमि है कि 1818 से लेकर, देखो बुढ़वा मंगल मेला लगता है, पृष्ठभूमि तो वहीं से बनना स्टार्ट हो जाती, लेकिन जो 1842 का बुंदेला विद्रोह होता है तो वहाँ एक राष्ट्रवाद की भावना भी जग जाती है। ठीक है, अंग्रेजों के अत्याचार दिन में प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, हड़प नीति, राज हड़प नीति, तो इस तरीके से ऐसे कई कारण बने, पृष्ठभूमि ऐसी बनती गई। 1848 में डलहौजी आता है गवर्नर जनरल बन के, जो हड़प नीति लेके आता है। ठीक है, तो झांसी सिकारा में जो दत्तक पुत्र थे उनका हटा के उसने खुद अपने अधीन जो शासन कर लिया था। तो इसका क्या है, क्रांति का एक बिगुल फूंचना स्टार्ट हो जाता है, बिगुल बजना स्टार्ट हो जाता है।
अब नेतृत्व कौन कौन करते हैं, देखो नेतृत्व करता कौन है 1847, जो उत्तर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को हम 3 भागों में 4 भागों में देखें, जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। बांदा से कौन नेतृत्व कर रहा था, नवाब अली, बांदा से कौन कर रहा था, नवाब अली, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद डलौजी, फिर मध्य बुंदेल से कौन कर रहा था नेतृत्व, मर्दन सिंह और बख्त वली, कौन, मर्दन सिंह और बख्त वली। ये वही थे 1842 का जब बुंदेला विद्रोह हुआ, तो ये सब वही विद्रोही थे, इन्होंने 1842 के जो बुंदेला विद्रोह के नेतृत्व करता है उनको पकड़वाया था। लेकिन 1857 की क्रांति में ये उनका साथ देने, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका भी साथ नहीं दिया था। तो मध्य बुंदेल से कौन थे, मर्दन सिंह और बख्त वली, और दक्षिण से कौन थी, अवंतीबाई, अवंतीबाई, जो कि तुम्हारी हम पढ़ी चुके हैं पहली गोंडवाना रियासत में। तो इस तरीके से इन सब ने अपना एक 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो इसका जो परिणाम है वो क्या निकलता है, हीरोज के नेतृत्व में जो सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन किया जाता है और यहाँ के जो जितने भी विद्रोह उनका दमन का कार्य उसको सौंपा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती है, तात्या टोपे शिवपुरी में पकड़े जाते हैं और भगत सिंह और मर्दन सिंह को समर्पण कर दिया, मतलब समर्पण कर देते हैं। इस जो क्रांति के दमन से जो टीकमगढ़ के चरखारी पन्ना रियासतों में अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। जो पन्ना रियासत है और चरखारी रियासत है वो किसका साथ देती है, अंग्रेज़ों का साथ देती है। तो अब इसके जो परिणाम ये निकला कि 1858 में विक्टोरिया क्या करती है, घोषणा करवाती है और जो तुम्हारा गवर्नर रूल था वो हट जाता है, ठीक है। रानी सीधे अपने अधीन पूरा का राज्य का, पूरे देश का नेतृत्व संभालती हैं, ठीक है, जिसमें राज्य अड़प नीति जैसी कई विध्वंसकारी नीतियों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। देसी रियासतों को क्या कर देते हैं, अधीनस्थ संघ की स्थापना कर दी जाती है। इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा एक 1857 की क्रांति की रूपरेखा और परिणाम, नेतृत्वकर्ता और परिणाम इस तरीके से बनते। अब देखो ये हमारी बुंदेल रियासत हो गई। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन। अब 3 नंबर और 5 नंबर के जैसे नरेंद्र मंडल और या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या है, जी 1885 में जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, ये एक मैं अलग वीडियो बना के उसमें जैसे चरण पादुका हो गया, नरेंद्र मंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थॉन लोहारी की गोलीकांड की घटना हो गई। तो इस तरीके से ऐसे कई का, ओरछा प्रजामंडल हो गया, टप्पा प्रजामंडल हो गया, सरीला प्रजामंडल हो गया, ऐसे कई 26 प्रजामंडल बने थे, ठीक है। उसके बाद देसी राज, ओरछा सेवा संघ, बुंदेलखंड सेवा संघ, तो और बुंदेलखंड रियासत का भारत में विलय, बुंदेलखंड रियासत का विवरण। तो इस तरीके से कुछ 2-3 क्वेश्चन या एक दिन मतलब आधे 15-20 मिनट का टॉपिक और हैं, हम उनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे अगर वो टॉपिक उठाया तो। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े इस पे पैड पर लिखने की आदत आ जाएगी, आगे और वीडियो में सुधार देखेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।